अधेड़ उम्र की विमला जी के छोटे बेटे राघव की शादी थी। विमला जी बहुत खुश थी, लेकिन राघव का चेहरा उदास था। उसे अपने बड़े भाई की कमी बहुत खल रही थी। रिश्तेदारों ने ये पूछ पूछ कर कि बड़ा बेटा और बहू शादी में क्यों नहीं आए, विमला जी की नाक में दम कर दिया था। सच्चा कारण तो विमला जी किसी को बता नहीं सकती थी। उन्होंने बात को टालते हुए कहा, बच्चे की परीक्षा का समय है, इसीलिए वो लोग नहीं आ पाए। उसकी परीक्षा खत्म होते ही आ जाएंगे। लेकिन लोगों को चैन कहाँ था। कानाफूसी चल ही रही थी। पंचायत करने के लिए सभी आतुर हो रहे थे। कोई कहता बनती नहीं होगी बहू से, इसीलिए नहीं आई। कोई कहता विमला जी स्वभाव से कितनी तेज तर्रार हैं, झगड़ा हो गया होगा। देखना, कुछ ही दिनों में छोटी भी चली जाएगी। धूमधाम से राघव की शादी संपन्न हो गई। अपने भाई भाभी की कमी को महसूस करता हुआ राघव अपने साथ अपनी पत्नी को ब्याह कर घर ले आया। राघव घर की हर बात जानता था। छोटी से छोटी बात पर अपनी माँ और भाभी के बीच होने वाली तू मैं कैसे बड़े झगड़े का रूप ले लेती थी, उसे सब याद था। बात कभी बड़ी नहीं होती थी, उसे बड़ा बना दिया जाता था। इस तरह लगभग रोज ही घर में एक महासंग्राम छिड़ जाया करता था। राघव चिंतित था। वो सोच रहा था कि माँ के स्वभाव को तो वो बदल नहीं सकता। पिताजी है नहीं, वरना वो माँ को समझाते। उसकी पत्नी श्वेता का स्वभाव समझदारी, विनम्रता और सहनशीलता वाला होना चाहिए। वो श्वेता को जानता ही कितना था। कोई प्रेम विवाह तो था नहीं जो पहले से जाना पहचाना स्वभाव हो। सब कुछ भगवान भरोसे ही था। उसने सोचा कि वो श्वेता को पहले ही सब कुछ समझा देगा, कि माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे, उनकी बोली बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे। रात को राघव ने अपनी पत्नी से कहा, श्वेता, अब तुम्हें ही इस घर को संभालना है। श्वेता ने बीच में ही प्रश्न किया, भैया भाभी शादी में क्यों नहीं आए राघव? राघव ने बिना छिपाए श्वेता को सब कुछ सच सच बता दिया। श्वेता, माँ और भाभी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते थे। लेकिन एक दिन तो माँ ने सारी हदें ही पार कर दी। भाभी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो बिना नहाए ही रसोई में आ गई थी। ये देखते ही माँ का पारा चढ़ गया और तू मैं से बात इतनी बढ़ गई कि माँ ने वो कह दिया जो उन्हें हरगिज नहीं कहना चाहिए था। ऐसा क्या कह दिया माँ ने? माँ ने कहा, निकल जाओ मेरे घर से और मेरे मरते वक्त तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भैया भी घर पर ही थे। उन्होंने माँ के पास आकर कहा, माँ, आप ये क्या कह रही हो? अभी आप गुस्से में हो, शांत हो जाओ। तब माँ ने भैया को भी कह दिया, जोरू का गुलाम बना फिरता है, तू भी चला जा यहाँ से। भाभी रो रही थी, भैया भी रोने लगे, लेकिन माँ का गुस्सा कम नहीं हुआ। बस उसके बाद ही भैया भाभी ने अलग रहना ही ठीक समझा। रोज रोज की कलह से वे दोनों भी थक चुके थे। एक ही शहर में अलग होकर रहने से अच्छा भैया ने अपना ट्रांसफर करवा लिया। वो भी भाभी की तकलीफ कब तक यूं ही देखते। थोड़ी गलती तो भाभी की भी थी। उन्हें वो काम नहीं करना चाहिए था जो माँ को पसंद नहीं, लेकिन वो भी तो अपनी ही चलाती थी। सहनशीलता की कमी तो उनमें भी थी। श्वेता ने बीच में कहा, हाँ राघव, तुम सही कह रहे हो। ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। श्वेता, माँ के वो जहरीले शब्द भैया भाभी को शूल की तरह चुभ गए और उन्होंने घर छोड़ दिया। पता नहीं उन शब्दों के लिए आज तक भी माँ को पछतावा है या नहीं। श्वेता, कड़वे शब्द तो तीर की तरह होते हैं। एक बार जुबान से निकल गए तो निकल गए, फिर वापस नहीं आते। जिसके दिल पर जाकर ये कड़वे शब्द लगते हैं, उन्हें ऐसी चोट पहुंचती है कि उनका वो घाव नासूर बनकर सारी जिंदगी उन्हें परेशान करता रहता है। भैया भाभी के साथ भी यही हुआ है। श्वेता, मैं तुमसे ये उम्मीद लगा रहा हूँ कि तुम सब संभाल लोगी। भैया भाभी तो चले गए, लेकिन हम माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हमें हमेशा यहीं रहना होगा, माँ के पास। क्या तुम माँ के गुस्से को अपने प्यार और सहनशीलता से काबू में रख सकोगी? राघव, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ संभाल लूं। राघव, क्या माँ को अब भी इस बात का एहसास नहीं कि उन्हें इस तरह के शब्द नहीं कहने चाहिए थे?
पता नहीं श्वेता, उनके दिल में क्या चल रहा है। किसी को कुछ बताती भी तो नहीं। मैंने कितनी बार उन्हें समझाया कि भैया भाभी को फ़ोन करके बुला लो, लेकिन वो अपनी ज़िद पर ही अड़ी हुई हैं। राघव और श्वेता की सुहाग रात की शुरुआत इन्हीं बातों से हुई। उसके बाद सब कुछ भूलकर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर श्वेता ने कहा, राघव, अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अब मेरे लिए माँ के साथ तालमेल बिठाना शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं वैसा ही सब करूँगी जैसा वो चाहती हैं। थैंक यू श्वेता, आई लव यू। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। दूसरे दिन सुबह से ही श्वेता की संघर्षों से भरी जिंदगी की शुरुआत हो गई। उसने राघव को तो दिलासा दे दिया कि वो सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। कई सवाल उठ रहे थे। वो सोच रही थी कि हे भगवान, अगर माँ का स्वभाव इतना तेज है तो कैसे निभा पाएगी वो। अगले 15 दिन तक अपनी बहू पर प्यार बरसाने वाली विमला जी धीरे धीरे अपने स्वभाव के असली रंग दिखाने लगी। बात बात पर टोकना, श्वेता के हर काम में कमी निकालना, उसके हाथों से बने खाने का अपमान करना, सब शुरू हो गया था। राघव की बात को ध्यान में रखते हुए श्वेता ने इस तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसी तरह चलता रहा। विमला जी की हर तीखी बात को चुपचाप सुन लेने वाली श्वेता अकेले में आंसू बहा लेती थी। सबके सामने फिर वही हंसता चेहरा लेकर आ जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इतने अच्छे स्वभाव वाली बहू पाकर भी विमला जी का स्वभाव नहीं बदला। उनमें अपने बड़े बेटे बहू के दूर जाने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया था। विमला जी का व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था, जिसके कारण श्वेता के धैर्य का बांध अब टूटने लगा था। राघव पहले की तरह अब भी सब कुछ जानता था, जबकि श्वेता कभी भी उससे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करती थी। श्वेता के चेहरे की झूठी मुस्कुराहट ही राघव के सामने सारे राज खोल देती थी। कभी कभी श्वेता की आंखों में डबडबाए आंसू चोरी छिपे ही राघव को दिख जाते थे। तब राघव का मन बैठ जाता। क्या करूं, कैसे इन हालातों को सुधारूं? बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था। आखिरकार अपनी माँ के बुरे बर्ताव को देखकर राघव ने भी अपना अलग घर बसाने का मन बना लिया। रात को उसने श्वेता से इस बारे में बात भी की और श्वेता ने भी बोझिल मन से ही सही पर हाँ कह दी। श्वेता का जवाब सुनकर राघव ने कहा कि मैं कल सुबह ही अपने लिए कोई घर तलाश करता हूँ। विमला जी के घर के बाहर आंगन में एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर कई पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। विमला जी हर सुबह उन पक्षियों को दाना डालती और पक्षी भी रोज दाना चुगने नीचे आते थे। विमला जी हर रोज की तरह आज भी पक्षियों को दाना डालने आंगन में गईं। पतझड़ का मौसम कुछ दिन पहले ही आ चुका था। रात को काफी तेज हवा के साथ आंधी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। विमला जी के बाहर आने से पहले ही शांताबाई आंगन की सफाई कर पत्ते बाहर फेंक चुकी थी। विमला जी ने दाने डाले, लेकिन पेड़ से कोई भी पक्षी नीचे दाना चुगने नहीं आया। तब विमला जी ने पेड़ की तरफ नजर उठाकर ऊपर देखा तो आज उनका हरा भरा लहलहाता पेड़ सूना दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे पत्ते उसका साथ छोड़ गए थे। ये नज़ारा देखकर विमला जी दुखी हो गई। उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी आंधी का रौद्र रूप देखकर अपना घोंसला छोड़कर कहीं दूर जा चुके थे। विमला जी सोच रही थी कि उनका हरा भरा पेड़ कैसी सूखी टहनी सा हो गया है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल सूना। पक्षियों को आराम नहीं, पत्तों का साथ नहीं, इसीलिए वो भी यहाँ से चले गए किसी और घने पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाने, जहाँ उन्हें सुकून मिलेगा, उनका मन खुश होगा, उनकी सुबह रंगीन होगी, रात आराम से शांति भरे माहौल में उन्हें सोने देगी। यही सब तो चाहिए होता है। पेड़ के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपने आंगन के साथ ही साथ अपने घर के अंदर भी नजर डाली, जो उन्हें आज इस सूने खाली पेड़ की तरह ही नजर आ रहा था, जिस पर से कुछ पंछी सुख शांति की तलाश में कहीं दूर जा चुके थे। एक छोटा सा घोंसला जिनमें उनके बड़े बेटा बहू और उनका पोता चिंटू रहा करते थे, पर वो भी इस घोंसले को छोड़कर चले गए।
वो जानती थी कि उनका अपनी बहुओं के प्रति बर्ताव अच्छा नहीं है, लेकिन वो खुद को बदलने को तैयार नहीं थी। इतना सोचते सोचते ही वो उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने फिर सोचा, अगर उनका छोटा बेटा और बहू भी इस घोंसले को छोड़कर चले गए तो? नहीं नहीं, उन्हें अपने घर को हरा भरा रखना है। इस सूखे पेड़ की तरह सूना नहीं करना है। आज पहली बार उन्हें अपने बड़े बेटे और बहू की कमी खल रही थी। उनकी याद सता रही थी। वो बेचैन हो रही थी। अपनी गलतियों का एहसास होते ही उनके बोझ तले विमला जी का दम घुटने लगा। अचानक उन्हें याद आने लगा कि किस तरह अपनी बड़ी बहू को छोटी छोटी बातों पर वो ताने मारा करती थी, बात बात पर उसका अपमान करती थी, उसके हर काम में कमी निकालती थी, कभी उसे चैन से जीने ही नहीं दिया। और आज वो यही सब अपनी छोटी बहू के साथ भी कर रही हैं। वो सोच रही थी, आखिर क्यों उन्होंने ऐसा व्यवहार किया? क्यों बहुओं को बेटी जैसा प्यार नहीं दे पाई? पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों से नीचे टपकने लगे। उन्हें पूछने के लिए आज तो उनके पास एक बेटा बहू हैं, लेकिन अगर वे भी उनके गुस्से की आंधी के रौद्र रूप से घबराकर अपना घोंसला कहीं और बना लेंगे तो वो क्या करेंगी? इस पतझड़ के मौसम में अपने पत्तों से बिछुड़े सूने पेड़ ने विमला जी को उनकी गलतियों का एहसास करा दिया था। आज दोपहर को जब वे सब खाना खाने बैठे तो आज पहली बार खाने का पहला कौर खाते ही विमला जी ने कहा, वाह बेटी, सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही अच्छा खाना है। राघव और श्वेता एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। विमला जी के मुंह से ऐसे बेशकीमती शब्द सुनकर श्वेता फूली नहीं समा रही थी। उसे अपने कानों पर मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। विमला जी के मुंह से ये सुनकर उसे ऐसा लग रहा था, शायद आज सब्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी है, इसीलिए माँ आज कोई कमी निकाल ही नहीं पाई। बहू बहू कहकर श्वेता को आवाज लगाने वाली विमला जी आज दोपहर से ही उसे बेटा कहकर पुकार रही थी। अपनी सास के अंदर आया ये परिवर्तन देखकर श्वेता बहुत खुश थी। आज दिन भर घर में किसी तरह की टोका टोकी नहीं हुई। घर का माहौल एकदम खुशनुमा था, सुकून था, शांति थी, आनंद था। ऐसा माहौल देखकर विमला जी भी बेहद खुश थी। उनके मन में भी आज कोई तनाव नहीं था, क्योंकि आज वो अपनी बहू श्वेता के काम में कमियां ढूंढने के बदले उसके काम की अच्छाइयां देख रही थी, और ऐसा करके उन्हें बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। उस दिन के बाद से श्वेता के हर काम में विमला जी मदद भी करने लगी, उससे अच्छी अच्छी बातें करने लगी। राघव अब हर रोज श्वेता को बहुत खुश देखता और खुद भी खुश होता। ये खबर बड़े बेटे बहू तक भी पहुंच गई थी। राघव ने विमला जी से कहा, माँ, भैया का फोन आया था, हमें मिलने बुलाया है। सोच रहा हूँ 3-4 दिनों के लिए जाकर मिलाते हैं। विमला जी ने उससे कहा, रुक जाओ, और जाकर सीधे फोन उठाया। आज अपना अहम छोड़कर, अपनी जिद छोड़कर उन्होंने अपनी बड़ी बहू को फोन लगा दिया और बोली, हेलो। उधर से उनकी बड़ी बहू अंजलि ने फोन उठाकर कहा, हेलो। कुछ पलों के लिए फिर सन्नाटा सा छा गया। विमला जी कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन हेलो शब्द सुनकर अंजलि अपनी सास की आवाज़ पहचान गई। उसी ने पहल करते हुए कहा, माँ। ये सुनते ही विमला जी फूट फूट कर रोने लगी। उनसे कुछ कहा नहीं जा रहा था। तब तक श्वेता भी वहां आ गई। अपने आप को संभालते हुए विमला जी बोली, अंजलि बेटा, मुझे माफ़ कर दो। फ़ोन स्पीकर पर था। विमला जी का बड़ा बेटा माधव भी वहीं पर था। वो भी सुनने लगा। अंजलि ने कहा, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं बेटा, इस शादी में तुम्हारी तीनों की बहुत कमी लगी। मैं अपने गुस्से में बोले हुए शब्द वापस लेती हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, अगर तुम मुझे माफ़ कर सको तो। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मैं जानती हूँ ज़्यादातर गलती मेरी ही थी। तुम लोगों के जाने के बाद भी मुझे ये एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों पर पश्चाताप है। मुझे एक मौका और दे दो बेटा। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहो।
और प्लीज़ माँ, आप रोना बंद कीजिए। गलती तो हमारी भी है। हमें भी आपकी गुस्से में बोली हुई बात के कारण घर नहीं छोड़ना चाहिए था, पर जो हो गया सो हो गया। अब आगे हम सब जितना भी अच्छा कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। हम आ रहे हैं माँ, आप सबसे मिलने। अंजलि के फ़ोन रखने के बाद उसने जैसे ही माधव की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। अंजलि ने कहा, प्लीज़ माधव, रो मत। माधव उसे गले से लगाते हुए बोला, अंजलि, इतने दिनों से मुझे इन्हीं पलों का इंतज़ार था। कुछ दिनों पहले श्वेता के चेहरे पर छाई उदासी देखकर राघव के मन में भी माँ से दूर चले जाने का जो ख्याल आया था, वो ख्याल अब उसके दिमाग से गायब हो चुका था। अब तो हर रात श्वेता के चेहरे की खुशी देखकर ही वो चैन से सोता था, सुकून से बेफिक्र होकर। राघव सोच रहा था कि माँ के स्वभाव में अगर बदलाव ना आया होता तो। इस अच्छे बदलाव के कारण ही उनका घर सूना आंगन बनने से बच गया था। इसी बीच श्वेता प्रेग्नेंट हो गई। खुशियां कई गुना और बढ़ गईं। बड़े बेटे बहू का आना जाना भी चालू हो गया। वो तो पास ही के शहर में थे, तो हर रविवार घर चले आते थे। सब साथ में सुख और शांति से समय बिताने लगे। इस तरह एक घर बिखरते बिखरते संभल गया था। विमला जी सोच रही थीं कि पतझड़ के बाद नई कोपलें फूट जाती हैं। पेड़ तो फिर भी हरा भरा हो जाता है, घोंसले भी बन जाते हैं, पक्षी भी चहचहाने लगते हैं, लेकिन घर से अगर कोई जोड़ा अलग चला जाए तब तो उसका वापस आना लगभग असंभव ही होता है। वो आंगन फिर से वैसा ही हरा भरा कभी नहीं हो पाता। वक्त रहते ही वो संभल गई, इसीलिए उनके छोटा बेटा बहू उनके साथ हैं, वरना उनके घर पर ऐसा पतझड़ आता कि वो फिर जीवन भर हरा भरा नहीं हो पाता। आंगन में बैठी विमला जी आज अपने पेड़ को निहार रही थी। वो फिर से हरा भरा हो गया था। नई कोपलें फूट चुकी थी, पत्तियां बड़ी होकर शोर मचाना शुरू कर चुकी थी, पक्षी घोंसला बना रहे थे। श्वेता ने भी एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया था और उस घर आंगन में भी किलकारियां गूंजने लगी थी। विमला जी चिड़िया को चोंच में दाना लेकर जाती देख रही थी कि वो कैसे अपने बच्चों को खिलाती है। देखते देखते वो सोच रही थी कि कितने प्यार से हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, हर दुख भी हंसते हंसते सह लेते हैं, लेकिन बेटे की शादी के बाद क्यों हमारा मन इतना छोटा हो जाता है। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब वो खुद भी नहीं ढूंढ पा रही थी।